नमस्कार बच्चों, अमन शांति ही ध्येय हमारा इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 12वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन क्रमांक दूसरा है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम उर्वरित काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता के पहले काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ा था। कविता के पहले काव्यांश को हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति ही ध्येय हमारा, आजादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। हमने जब भी कदम बढ़ाए, कला नहीं कौशल दिखलाए, नहीं और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए। त्याग और बलिदान सिखाता, लहर लहर कर झंडा प्यारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। यहाँ तक हमने कविता को पढ़ा था और समझा था। कविता की इन पंक्तियों में कवि व्यथित जी कहते हैं कि भारत कभी विश्व विजेता बनने के सपने नहीं देखता है, बल्कि वह सारे संसार में अमन और शांति कायम करना चाहता है। भारत एक प्रगतिशील राज्य है, जिसमें कला तथा अद्भुत खोजों का संगम पाया जाता है। और आगे हमने पढ़ा था कि त्याग और बलिदान सिखाता, लहर लहर कर झंडा प्यारा। तो इसमें कवि ने बताया है कि भारत की मिट्टी ही ऐसी ही मिट्टी है जहाँ पर हमें त्याग और बलिदान से ओतप्रोत देशभक्त क्रांतिवीर दिखाई दे। और यह हमारा जो तिरंगा जो है, वह तिरंगा हमारे उसी देशभक्त क्रांतिवीरों का त्याग और बलिदान का स्वरूप है। और इसी कारण हमारा प्यारा तिरंगा पर हम गर्व करते हैं, और हमारा प्यारा तिरंगा हमें हमेशा गर्व करना ही सिखाता है। अगले कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अखिल विश्व भी चकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहारना अर्थात देखना। अखिल का अर्थ होता है अखिल विश्व, विश्व का अर्थ होता है संसार, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण या सारा। चकित होना, आश्चर्य होना। वैज्ञानिक दल सफल हुआ जब देश में आई खुशी अपार, धरा गगन युग युग से करते अमर शहीदों की जय जयकार। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने भारत के वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन किया है। अब भारत में हर तरह के संशोधन और खोज किए गए, और इसी कारण भारत ने अपना एक अलौकिक स्थान सारे संसार में बनाया है। लेकिन सबसे चकित होने वाला, संपूर्ण विश्व को चकित करने वाला जो हमारा परीक्षण था, जो हमारी खोज या संशोधन था, वो था पोखरण परीक्षण। अब ये पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर। तो जैसलमेर इस जिले में पोखरण नामक एक जगह है। अब पोखरण शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है, वह होता है 5 मृग मरीचिकाओं का स्थान, 5 मृग मरीचिकाओं का स्थान। यह स्थान पहली बार तब सुर्खियों में आया जब भारत ने यहाँ श्रृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किए। 18 मई 1976 को, अर्थात 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कूट था ऑपरेशन स्माइली बुद्ध। यह जो स्थान है वह हवेलियों, स्मारकों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो पोखरण परीक्षण जो किया गया था, परमाणु परीक्षण जो किया था, उसमें जब भारत ने इस वैज्ञानिक प्रगति में, वह परमाणु में उसने विजय हासिल की थी, उस विजय को देखकर जब हमने पोखरण परमाणु किया था, तब सारा विश्व उस विजय को देखकर हैरान हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। सारे वैज्ञानिक सफल हुए थे, और चारों तरफ हमारे देश में वैज्ञानिक दल सफल हुआ जब देश में आई खुशी अपार। तो वैज्ञानिक समूह जो था, वैज्ञानिकों ने जो परिश्रम की थी, जो कठिन समय उनके बीच में दौर गया था, उस
दौर में उसने जो सफलता हासिल की थी उसे सारा देश में अपार खुशियां फैला दी थी। आगे कवि कहते हैं कि धरा गगन युग युग से करते अमर शहीदों का जयकारा। अब धरा, धरा का अर्थ क्या है? धरती, पृथ्वी। गगन, गगन का अर्थ क्या है? आकाश। अब देखिए यहाँ पर कवि कहने चाहते हैं कि धरा और यह हमारी धरती और यह हमारे आकाश में युग युग से अर्थात सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही भारत भूमि ने हमारे अमर शहीदों की क्या किया है? जयकारा किया है, जय जयकार किए हैं। अब देखिए शहीद हम किसे कहते हैं? जो हमारे देश की रक्षा के लिए, अब हमारा देश जब गुलाम में था, अंग्रेजों शासकों के अलावा अन्य जो शासकों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था और तरह तरह के द्वेष की भावना पनपने देकर हमारे देश पर आक्रमण करते हुए देश को गुलामगिरी या स्वतंत्रता में कर दिया था। उस समय हमारे देशवासियों ने अपने जीवन का बलिदान करके अपने देश के लिए वह शहीद हो गए थे। तो ऐसे शहीदों का जय जयकार हमारी युग युग से हमारे देश में अर्थात सैकड़ों वर्ष से भारत भूमि ने हमारे शहीदों को अपने गोद में सुलाया है। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है देह हमारा। अब देखिए यह केवल हमारे अमर शहीदों का जो युग युग से गुणगान गाया गया है, जयकार किया गया है। आज भी तो हम देखते हैं, भले ही हमारा देश आज स्वतंत्र है, लेकिन आज भी हमारे देश पर बुरे नजर डालने वाले जो शत्रु पक्ष है, हमारे शत्रु देश है, वह हमारे देश पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं, लगातार हमला करते रहते हैं। लेकिन आज भी हमारे वीर सैनिक हमारे देश के सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है और अपने बलिदान देकर आज भी वह अमर शहीद के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो आज भी हम अमर शहीदों का उतना ही जय जयकार करें। तो यह युगों युगों से, सहस्त्र वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमारी धरती और हमारे आकाश में ऐसे अमर शहीदों का हमेशा जय जयकार हुआ है। जिन अमर शहीदों ने हमारे मातृभूमि में हमेशा उनको अपने गोद में सुलाया है। कविता के अगले पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि बांट न पाएगा हम सबको जाति धर्म भाषा का बंधन, विविध भांति के फूलों से हरा भरा है अपना नंदन। अब देखिए भारत की यह विशेषता है, कौन सी विशेषता है? विविधता में एकता। अब विविधता में एकता, यह भारत की विशेषता कैसे है? क्योंकि हमारा देश अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भाषाओं का देश माना जाता है। तो इन अलग अलग, भले ही हमारे देशों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन ये बंधन हमारे देश को किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकता है, हमारे देश को किसी भी प्रकार से बांट नहीं सकता है। हमारा जो चमन है, हमारा जो नंदन है, वह हरा भरा है। अब नंदन का अर्थ क्या होता है? उपवन या बगीचा। आप लोगों ने देखा होगा कि उपवन में तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह के रंगों के फूल होते हैं, तरह तरह के प्रकार के फूल होते हैं, तरह तरह की खुशबू देने वाले फूल होते हैं। और इन अलग अलग फूलों से, जिनकी अलग अलग सुगंध होते हैं, जिनके अलग अलग रंग होते हैं, इन अलग अलग रंगों वाले फूलों से ही हमारा नंदन, हमारा उपवन हमेशा सुंदर दिखाई देता है। वह अब उपवन का महत्व कब होता है, बगीचे का महत्व कब होता है? जब वहाँ पर तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो वैसे ही हमारा देश भी इस उपवन के समान ही है। इस उपवन रूपी भारत देश में तरह तरह के जाति के, तरह तरह के धर्म के, तरह तरह के भाषा के रूप में लोग फूलों की तरह समाये हुए हैं। और इस प्रकार से जब एक बगीचा फूलों से हरा भरा होता है, उसी प्रकार विविध फलों के भांति हमारा देश भी अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय और बंधन से फूला हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि हमारा जो भी जाति धर्म भाषा संप्रदाय के नाम पर कोई भी यह किसी भी प्रकार के तत्व हमारे देश
को अलग नहीं कर सकते, हमारे देश को बांट नहीं सकते। हमारा चमन अर्थात हमारा भिन्न भिन्न फूलों से सदैव हमारा उपवन अर्थात चमन खिलता रहता है और रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे देश की सांस्कृतिक विशेषताएं एक अलग रूप में दिखाई देता है। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश माना जाता है। इसके 28 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर सैकड़ों प्रकार की बोलियां बोली जाती है। कई प्रकार की जातियां विद्यमान है हमारे देश में। यहाँ कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ निवास करते हैं। भारत विज्ञान तथा कई क्षेत्रों में विकास कर चुका है, फिर भी हमारा देश अमन शांति के रूप में प्रमुख ध्येय रखता है और अमन शांति में यह देश विशेष रूप से जाना जाता है, प्रख्यात है। कवि अगले पंक्तियों में कवि कहता है कि स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियारा, स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा। अब देखिए, भारत का एक एक जन स्वाभिमान तथा गर्व से परिपूर्ण है। आदिकाल से अब तक न जाने कितने ही प्रकार के वंशों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, फिर भी हमने क्या किया, विश्व विजय प्राप्त कर लिया है। विश्व में हमारे भारत देश पर कोई भी विजय हासिल नहीं कर पाया और हमारी यह इच्छा भी नहीं है कि हम सारे संसार पर विजय हासिल करें। हमारा ध्येय, हमारा सपना, हमारा उद्देश्य केवल हमारे देश में अमन और शांति निर्माण रहे। अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ, विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध हुआ, विविधा में एका की माला गुंथ गुंथ कर रूप सवारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा। अब कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम आदिकाल से हम देखते आए हैं कितने हमारे देश में परिवर्तन आए। जब भी कोई शासक हमारे देश में व्यापारी के रूप में किसी भी कारण जब भी आया तो हमारे देश ने हमेशा उसका स्वागत किया, उसके अच्छे सभ्यता और संस्कृति को, उसके अच्छी बातों को हमने स्वीकारा और उसका समन्वय हमने कर लिया है। कितने ही वंशों ने हमारे देश पर धाक जमाना की कोशिश की, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में तो उनको हमारे देश से भाग कर जाना ही पड़ा। भारतीय आखिर मजबूत होकर ही निकला है। शोषण की मार खाते खाते यहाँ का जो भारतवासी है वह अब विपदाओं की प्रखर ज्वाल में, संकटों के प्रखर ज्वाला में मनुष्य क्या हो गया है, तपकर अब क्या हो गया है, तटस्थ हो गया है। मानव बुद्ध हुआ है, बुद्ध जैसा वह अब तटस्थ बन गया है। आज हम सब एक है और एक मिसाल ही है। जिस प्रकार से विविधता में एकता यह भारत की संस्कृति मानी जाती है और विशेषता भी मानी जाती है। विविधा में एका की माला गुंथ गुंथ कर रूप सवारा, जैसे कि हिंद देश के निवासी सारे जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जुई, ऐसे अलग अलग फूलों को गूंथ कर ही तो एक माला बनती है। वैसे ही अलग अलग विभिन्न जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, भाषा के लोगों से ही हमारा देश एक एकता के रूप में संवर उठा है। उसका रूप और भी सुसज्जित हो गया है। विविधता की एकता की माला गूंथ गूंथ कर भारत देश का रूप और भी सुंदर निखर चुका है, बन चुका है। इस प्रकार कविता के अंत में कवि यही कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। ऐसी विभिन्नता में हम भारतवासियों में एकजुटता ही दिखाई देती है और भारत का रूप और भी संवर जाता है, निखर जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के लिए विद्यार्थी को अग्रसर किया है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।